नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। पिछली दो वीडियो में हमने आरआर कॉलेज के एग्जामिनेशन की बात की थी और लास्ट वीडियो में मैंने आरआर कॉलेज के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात की थी और उम्मीद करता हूँ आप सबका अच्छा पेपर होगा। अधिकतर स्टूडेंटों के मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि सर आपके क्वेश्चनों में से 85% 90% क्वेश्चन मिल गए, तो अच्छी बात है। और जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ के गए थे तो अच्छा है कि उनको क्वेश्चन मिल गए, और जो नहीं पढ़ के गए कोई बात नहीं, अभी दो पेपर हमारे पास केमिस्ट्री के बचे हुए हैं, तो आप उनमें भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊं आपको उस तरीके से पढ़ना है। देखो, मैं सिर्फ जो क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ने हैं, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो। बस जो क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद होती है, ज़्यादा संभावना होती है, वो मैं बता देता हूँ, जिनको हम मोस्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। वैसे तो आ जाते हैं। एक बात और, कई स्टूडेंटों ने पूछा कि सर आप अलवर में कहाँ पढ़ाते हो और किस जगह आपकी कोचिंग है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अलवर में एसएमडी सर्किल पर जो प्रगति इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैं अपनी क्लासेस देता हूँ। और इसका एड्रेस अधिकतर स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको पता है, या इसका एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। और आपके एग्ज़ाम के बाद जल्दी ही सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा और वो कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन कोई नहीं, अभी हम बात करते हैं जो सेकंड सेमेस्टर का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी हम बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 की देखो, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन जो आपको लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। जैसे देखो, आपको पहले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। पूरी की पूरी यूनिट इनके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, नाभिक स्नेही क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, उनको हम नाभिक स्नेही बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में अधिकतर क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही क्या है, और आपको बहुत सारे अलग अलग रिएक्टेंट दे दिए जाते हैं, अलग अलग कंपाउंड दे दिए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया NH3, SO2, CH4, कुछ भी आपको दे दिया, और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये नाभिक स्नेही है या इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो वो आपको बताने होते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि कैसे आपको नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को सेलेक्ट करना है, छांटना है। तो वो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को सेलेक्ट करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो, ये ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक ही क्वेश्चन आएगा, ये पहले क्वेश्चन के अंदर एक संक्षिप्त टिप्पणी हो रहेगी, संक्षिप्त टिप्पणी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट। अब देखो, यहाँ पे 5-6 टॉपिक है शॉर्ट नोट के, आपको वो 5-6 टॉपिक पढ़ने हैं जो मैं बताने वाला हूँ, और इनमें से लगभग 3 या 4 तो डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, और आएंगे कौन कौन से, जैसे हमारे पास है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन देखो, हिंदी में भी कार्बोकैटायन बोलते हैं, इंग्लिश में भी कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन, कार्ब रिनायन, ठीक है, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक। ठीक है, इसके अलावा कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन।
ठीक है, तो ये हमारे पास 5-6 टॉपिक ऐसे हैं शॉर्ट नोट के रूप में जो आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें से ये लगा लो कि लगभग 90% चांस है कि इन 3, 4, 5, 6 में से लगभग 3 या 4 आपके पास पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास लगभग पहला क्वेश्चन हो गया। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पता है 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से लगभग पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ज़्यादातर चांस जो है 90% चांस जो है वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इसी यूनिट में जो अथवा वाला क्वेश्चन होता है, या जिसको हम दूसरा क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसके रूप में देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़नी है। SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, क्योंकि इनमें बच्चों डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ये आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साथ ही आपने इसको 11th-12th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखो वैसे तो बुक में आपके पास 4 तरह की रिएक्शन है। एक तो आपके पास है योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर ये आता है। SN1 और SN2 किसके अंदर आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर। और एक मैं आपको बता दूं विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, साथ में बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के नाम साथ में बता रहा हूँ। विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन ऐसी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पास एग्जाम में आती है। ठीक है, अब देखो ये SN1 SN2 अभिक्रिया आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ये छोटा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ एक क्वेश्चन और मिल सकता है आपको, वो क्या मिल सकता है, औपचारिक आवेश, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो आपके पास एग्जाम में 2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जहां पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना होता है। तो फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकालते हो, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका आपको पता ही है, लेकिन जैसे CH3+ आ गया, CH3- आ गया, HNO3 आ गया, ठीक है, H2SO4 आ गया, NH4+ आ गया, तो इनके ऊपर जो एटम है, इनके पास जो एटम है उनका फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश कैसे निकाला जा सकता है, वो आपको यहाँ पे क्लियरली बताना है। ठीक है, इसका ये सारे के सारे औपचारिक आवेश आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज की बात हो गई। देखो वैसे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस यूनिट में और भी बाकी क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। इसके अलावा इसमें 1-2 विधि है या रिएक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये लगा लीजिए कि आपको इस यूनिट में जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 1.5 क्वेश्चंस आपको इस वाले भाग में से मिल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको करनी है, जब आप कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बन मुक्त मूलक पढ़ोगे, कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन पढ़ोगे, जैसे कार्बोकैटायन आप पढ़ते हो तो वहां पे जो अलग अलग तरह के कार्बोकैटायन होते हैं आपको उनका क्रम भी याद रखना है। कैसे, जैसे कार्बोकैटायन आपके पास आपको पता है कि 1 डिग्री वाला होता है, 2 डिग्री वाला होता है, 3 डिग्री वाला होता है, ऐसे ही कार्बोनाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन शॉर्ट नोट नहीं देकर यहाँ पर सीधा 3-4 आयंस आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है ना। पिछले साल के अगर आपने पेपर उठा के देखे हो तो स्थायित्व का क्रम क्या होता है वो आपको यहाँ पे निकालना बताता है। जब ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को मैंने लिखवाया है उनको पता होगा कि यहाँ पे स्थायित्व का क्रम क्या है, कार्बोकैटायन का, कार्बोनाइन का, कार्बन मुक्त मूलक का, तो इनकी स्टेबिलिटी आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 1 की बात हो गई। तो ये आपके लिए सफिशिएंट मैटर है कि आपको 1 से 1.5 क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म मिल जाएगा और बाकी का आधा क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, पूरे 2 क्वेश्चन की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 1.5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आराम से मिल सकता है। तो ये हमारे पास हो गई यूनिट 1 की बात। ठीक है, अभी हमने बात की यूनिट नंबर 1 की, अब मैं बात करने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की।
अब देखो यूनिट नंबर सेकंड में मैं आपको जो पहला क्वेश्चन बता दूं, पहले क्वेश्चन में आपके पास 4 रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये किस तरीके से पढ़नी है, लेकिन आपको ये रिएक्शन जरूर पढ़नी है। कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है? 4 रिएक्शन है। कौन कौन सी? एक तो आपके पास है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़नी है इसमें कोरे हाउस संश्लेषण, कोरे हाउस संश्लेषण। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें तीसरी जो पढ़नी है ना, वो पढ़नी है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, तीसरी रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, और चौथी अभिक्रिया यहां पे जो पढ़नी है, आपको पढ़ना है वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण। देखो ये जो यूनिट है ना, वो हमारे पास कौन सी है? एल्केन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एल्केन को बनाने की विधियां हैं। तो ये चारों की चारों विधि, चारों के चारों मेथड आपको जरूर पढ़ने हैं, छोड़ के जाने ही नहीं है। क्योंकि अधिकतर बार ऐसा हुआ है और ऐसा होता है कि 3 रिएक्शन इनमें से 3 या हो सकता है 4 की 4, लेकिन कम से कम 3 रिएक्शन तो इनमें से मिल जाती है आपको। अब देखो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये रिएक्शन आपको नाम से मिले, हो सकता है आपको रिएक्टेंट दे दिया जाए और आपको उससे प्रोडक्ट बनाना हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी ये रिएक्शन दे सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे नाम से लिखी हुई आएगी, सीधे नाम से भी आ सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट दे दिया जाए और उससे प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एक क्वेश्चन और बताता हूं यूनिट नंबर सेकंड में, ये हमारे पास यहां पर है मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, आपको पढ़ना है मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजनीकरण जिसमें आपके पास हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना है उसका मेथड, किस तरीके से करवाया जाता है, किस तरीके से इसकी विधि है। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। ये आपको हो सकता है कि ये फर्स्ट यूनिट में भी मिल जाए या फिर आपको सेकंड यूनिट में भी आराम से मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसी दूसरे क्वेश्चन में अगर आपको मुक्त मूलक हैलोजनीकरण मिलेगा, तो इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ समावयवता, आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वर्णात्मकता, सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टिविटी बता रहा हूं, वर्णात्मकता व चयन के बारे में बता रहा हूं। तो ये आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन ये 4 रिएक्शन तो आपको क्या है जरूर पढ़नी है। और मुक्त मूलक हैलोजनीकरण आपको डेफिनेटली पढ़ना है, क्योंकि आपको इसमें से एक क्वेश्चन आराम से मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको उनमें से एक क्वेश्चन कर सकते थे आप, पहले ऐसा सिस्टम था, लेकिन आजकल ऐसा है कि आप दोनों के दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो। और एक बात और, देखो अब जो पेपर आ रहे हैं ना, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप कोई से भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि एक नोटिस आया था, उस नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि यूनिट का सिस्टम हटा दिया गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूनिट का सिस्टम हटा दिया गया है और आप कोई से भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन ऐसा आरआर कॉलेज की अभी तक जो पहला पेपर हुआ है उसमें कहीं लिखा नहीं आया है। हालांकि आपको करना है, वो पेपर में प्रिंट नहीं हुआ होगा, लेकिन कोशिश ये करना कि आप जो 5 क्वेश्चन कर रहे हो वो हर यूनिट में से अलग अलग करो। ठीक है, कोशिश करना। वैसे तो एक यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नोटिस आया हुआ था, लेकिन कोशिश ये करना कि एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करो, है ना, क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, वैसे नोटिस निकाला था वो सही है। तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड की बात हो गई। अब हमारे पास बात आती है यूनिट नंबर थर्ड की बात आती है। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड में आपको जो एक क्वेश्चन देखना है ना, एक क्वेश्चन आपको देखना है, वो आपको देखना है निर्जलीकरण। क्या देखना है? निर्जलीकरण। ठीक है, किसका? एल्कोहल का। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपको देखना है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण आपको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में आपको देखना है सेट-जेफ का नियम। देखो बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पर भी शॉर्ट नोट आने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट में 3-4 चीज़ें मिलती है, सेट-जेफ, मार्कोनिकॉफ नियम।
ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाजा है ना, अब जो एग्जाम पेपर होगा उसमें आपको सेरजेफ नियम और मार्कोनिकॉफ नियम इनमें से एक तो मिलेगा, और हो सकता है आपको दोनों के दोनों मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में इसके साथ मिल सकता है आपको हाफ मान विलोपन, हाफ मान अमोनोलाइसिस मिल सकता है, ठीक है, हाफ मान विलोपन मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास है हाइड्रोबोरेशन। देखो हिंदी के नाम मैं लिख रहा हूं और इंग्लिश के नाम में बोल भी रहा हूं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये आपके पास सेरजेफ रूल, ये है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये है आपके पास मार्कोनिकॉफ नियम, हाफमान और हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। देखो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि आपको इस यूनिट में भी शॉर्ट नोट देखने को मिलेंगे, तो शॉर्ट नोट में आपको सेरजेफ का नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, हाफमान, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, ऐसे 3-4 टॉपिक है, इनमें से आपको शॉर्ट नोट मिल सकते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन इसमें से इस तरीके से बनता नहीं है, तो दोनों क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट नोट बन सकते हैं। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उस क्वेश्चन के 2 या 3 भाग कर देगा, तो उन दोनों तीनों भागों में आपको ये चीज़ें मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट 3 में जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने रखा है, इसमें मैंने रखा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ठीक है। आपको किसी ना किसी यूनिट में ऑक्सीमर्क्यूरेशन मिल जाएगा, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और अपचयन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। एक आपके पास है यहां पर एपॉक्सीकरण, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके पास आएंगे शॉर्ट नोट वाले, तो इस तरीके से मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं। तो घबराइएगा मत, जो आप मैं बता रहा हूं अगर आप उसमें से पढ़ भी जाओगे, जितना बता रहा हूं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा, लिमिटेड टॉपिक बता रहा हूं, तो अगर आप इतना पढ़ भी जाते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका पेपर खूब अच्छा जाएगा। आप यहां पर 23 में से 23 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। तो एपॉक्सीकरण, एपॉक्सीडेशन, इसके अलावा यहाँ पे बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण भी आपको पढ़ना है, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, और एक आपको एलाइलिक प्रतिस्थापन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चनों में आपको क्या है, 2 क्वेश्चन अथवा में मिलेंगे, हालांकि आप दोनों कर सकते हो, लेकिन मेरा तो फर्ज है दोनों बताना। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल सकता है और एक क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है। हाँ, एक चीज और मैं कह सकता हूँ, हो सकता है ये थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है बहुलकीकरण इसके साथ आ जाए, मार्कोनिकॉफ नियम नीचे आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक लिखवाए ना, इनमें से कम आपको 6 टॉपिक आराम से मिलने वाले हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो 6 टॉपिक यानी कि आपको लगभग 1.5 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी यूनिट हो गई, यूनिट नंबर 3 की बात हो गई, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है यूनिट नंबर 4 की बात आती है। यूनिट नंबर 4 में क्या आने वाला है, देखो यूनिट नंबर 4 है एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन में जो सबसे शानदार टॉपिक मुझे लगता है ना, वो लगता है एल्काइनों की अम्लीयता, ठीक है, एसिडिटी। सीधा क्वेश्चन आता है एल्काइनों की एसिडिटी को समझाइए, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ एल्काइन, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक रिडक्शन भी आपको पढ़ना है, मेटल अमोनिया रिडक्शन है, अपचयन है, वो आपको पढ़ना है। छोटा सा क्वेश्चन है और कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रिएक्शन इसमें वही है, सेम जो यूनिट नंबर 3 में रिएक्शन थी ना, हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, तो ये वाली रिएक्शन क्या है, आती रहती है, तो ऊपर नीचे किसी भी यूनिट में आ सकती है। देखो ये 3-4 रिएक्शन जो है ना, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, एल्किन के लिए अलग है, एल्काइन के लिए अलग है, लेकिन देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एल्किन में डबल बॉन्ड वाले के लिए करवानी है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए करवानी है। तो थोड़ा बहुत चेंज है, वरना रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है ना वो सेम एक जैसी है।
तो इसलिए आपको ये रिएक्शन है आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसके अलावा ये तो इसके क्वेश्चन की बात हो गई। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन डील्स-एल्डर अभिक्रिया, डील्स-एल्डर अभिक्रिया की बात करता हूं मैं। ये रिएक्शन मुझे सबसे शानदार लगती है, डील्स-एल्डर, ठीक है। तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये जो डील्स-एल्डर रिएक्शन है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको 4th यूनिट में या फिर 5th यूनिट में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है ये नाम से आ जाए और हो सकता है कि ये नाम के बिना भी आ जाए, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है 4th यूनिट में कि जैसे ये वाली रिएक्शन किससे होती है, 1,3-ब्यूटाडाइइन से होती है। तो ऐसे लिखा जाता है 1,3-ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन एल्किन के साथ करवाओ, तो वो भी हमारे पास डील्स-एल्डर रिएक्शन है। तो लगभग डील्स-एल्डर अभिक्रिया मिलने के 95-96% चांस होते हैं एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो 4th यूनिट में मिले चाहे 5th यूनिट में। एक इसमें हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइइन की बात की है। इस पूरी यूनिट में जो हमारे पास 4th यूनिट है, 4th यूनिट का पहला वाला भाग तो आपका आएगा एल्काइन का, पहला भाग आएगा एल्काइन का, और जो दूसरे वाले भाग में आएगी ये चीजें। तो दूसरे वाले भाग में 1,3-ब्यूटाडाइइन आपको मिलेगा। ये दूसरे वाले भाग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 1,3-ब्यूटाडाइइन की स्टेबिलिटी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन की स्टेबिलिटी आपको यहां पे बतानी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, अगर यहां पे इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये 4 टॉपिक में से डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और फिर भी अगर इसमें केमिकल रिएक्शन आती है, कई बार रिएक्शन पूछ लेता है, तो रिएक्शन जो आएगी ना वो आएगी 1,3-ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन आएगी। और 1,3-ब्यूटाडाइइन रिएक्शन कौन कौन सी दिखाता है, ये दिखाता है 1,2 और 1,4 रिएक्शन दिखाता है। तो 1,2 और 1,4 रिएक्शन किसकी, 1,3-ब्यूटाडाइइन की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप 4th यूनिट करना चाहो तो आपको इसमें से आराम से डील्स-एल्डर अभिक्रिया, 1,3-ब्यूटाडाइइन की स्टेबिलिटी, 1,2, 1,4 रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ एल्काइन, इसमें से मान लो देखो 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक बताए ना, इनमें से आपको कम से कम 3 टॉपिक या 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे, और हो सकता है 5 के 5 मिल जाए, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में आराम से मिलेंगे, ये 4th यूनिट में मैं कह सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यूनिट नंबर 5th है। ये मार्कर भी खत्म हो गया, ये चाहता है कि मैं यूनिट नंबर 5th ना बताऊं। यूनिट नंबर 5th देखो, यूनिट नंबर 5th में आपको जो एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन में आपको 4 रिएक्शन करनी है। एक तो है फ्यून्ड विधि, फ्यून्ड विधि करनी है। एक हमारे पास है विस्लीसेनस विधि। कौन सी, विस्लीसेनस विधि यहां पे पढ़नी है। एक है आपके पास परकिन अभिक्रिया। अगर देखो रिएक्शन पूछी, इनमें से कोई भी रिएक्शन पूछी तो ये कम से कम 3 या 4 रिएक्शन देगा। एक है डिकमान अभिक्रिया, और एक हमारे पास है डिकमान तो हो गई, और एक हमारे पास है होन्सडीकर अभिक्रिया। तो ये दिख रहा है आपको, थोड़ा मार्कर कमजोर चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये 4 रिएक्शन है। फ्यून्ड अभिक्रिया, चाहे आप लिख सकते हो फ्यून्ड विधि, एक है परकिन अभिक्रिया, परकिन रिएक्शन, एक है विस्लीसेनस विधि, और एक है डिकमान, और एक है होन्सडीकर। अगर शॉर्ट नोट पूछा गया रिएक्शंस के ऊपर तो मैं कहता हूं कि इनमें से 3 रिएक्शन तो आराम से पूछी जाएगी। अगर कोई रिएक्शन पूछी गई तो इनमें से 3 रिएक्शन एक साथ आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है तो इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक तो हमारे पास है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। नोट करना, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर का विकृतिवाद, ये आप अपने
आराम से मोस्ट लगा सकते हो। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर्स स्ट्रेनलेस थ्योरी। ये 3 टॉपिक बता रहा हूं, इनको जरूर करके जाना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन मिलने के लगभग 95% चांस है। ठीक है, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत से हम कैसे वलय में कौन निकालते हैं, विकृति निकालते हैं, वो निकालना आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे हम विकृति निकालते हैं। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर्स स्ट्रेनलेस थ्योरी। इसके अलावा इसी में बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, इसके अलावा इसी में है विकृतिहीन बलों का सिद्धांत। विकृति विहीन, जिनमें विकृति नहीं होती उनका सिद्धांत, विकृतिहीन बलों का सिद्धांत, जिसको हमने लिखा था सासे और मोर का सिद्धांत। क्या लिखा था? सासे और मोर का सिद्धांत लिखा था हमने। ठीक है, क्या लिखा था? सासे और मोर का सिद्धांत, सासे मोर। ठीक है, सासे और मोर का सिद्धांत। देखो 3 टॉपिक हैं, अगर ये आए तो एक साथ आएंगे। और इसके साथ इसमें एक है बनाना बंद। बनाना बंद किसमें? साइक्लोप्रोपेन में। साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड। ये 3 टॉपिक आते हैं तो 3 या 2 टॉपिक एक साथ आते हैं। कौन कौन से? बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, विकृतिहीन बलों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, जिसे सासे और मोर का सिद्धांत भी कहते हैं। एक है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये 4 क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन पे आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, विकृतिहीन वलय में। ठीक है, अगर इसके अलावा डेल सेल्डर अभिक्रिया तो आपको पढ़नी है। डेल सेल्डर अभिक्रिया आपके इस यूनिट में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 5 यूनिट। मैंने सारी यूनिटों में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो खास क्वेश्चंस है, जो आते हैं और आगे भी आएंगे। मैंने पूरी मेहनत से इन क्वेश्चनों को बनाया है। तो मैं चाहता हूं अब की बार ये वीडियो भी शानदार होना चाहिए, आपका एग्जाम भी शानदार होना चाहिए, आपका रिजल्ट भी शानदार आना चाहिए, जिससे मैं आगे वीडियो बना सकूं। आगे अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो शानदार जाती है, आप आगे शेयर करते हो, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा जाता है आगे के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं फिजिकल गारंटी लेता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो हमारे पास और शानदार होगी, जहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, कौन से आते हैं। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, आपको इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस है वो पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आपको क्वेश्चंस बताए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जब भी आपका एग्जाम हो तो मुझे ज़रूर बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ है, जिससे हम फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।